इंडियन आर्मी की सभी बटालियन में अभी 6716 असॉल्ट राइफल को शामिल करने का फैसला किया गया है। तो क्या भारत अभी AK-203 राइफल्स की ऑर्डर को कुछ हद तक रिड्यूस या कैंसिल करने वाली है? डीआरडीओ की तरफ से भी रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, जो कि ब्रह्मोस NG मिसाइल की स्टैंडर्ड की मिसाइल होने की बात सामने आई है। पिछले 5 साल में यूनाइटेड स्टेट दुनिया का टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर का टैग हासिल करने के साथ साथ भारत का डिफेंस इंपोर्ट पिछले 5 साल में 33% तक रिड्यूस होता हुआ पाया गया है। जब HAL की तरफ से शुरुआती दौर में तेजस में यूरोजेट 200 इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, तो आखिरकार किस वजह से HAL ने अपना ये प्लान ड्रॉप करके यूरोजेट 200 इंजन के बदले जनरल इलेक्ट्रिक की 404 इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। और अंत में अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल को फ्रांस से भारत लाते वक्त किस वजह से फ्रेंच एरियल टैंकर के बदले UAE की एरियल टैंकर से रिफिल करने का फैसला किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट 6716 असॉल्ट राइफल को लेके। आप सबको पता होगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी सभी फ्रंटलाइन ट्रूप्स को 6716 असॉल्ट राइफल या बैटल राइफल कहे तो ज़्यादा सही रहेगा, इसी राइफल से इक्विप करने का फैसला किया गया था। ओरिजिनली इस राइफल को बस लिमिटेड नंबर में ही खरीदने का प्लान किया गया था, क्योंकि बाद में इंडियन आर्मी AK-203 राइफल्स को मास ऑर्डर करने वाली थी। लेकिन चाइना के साथ चल रही तनाव के बीच एक बार फिर से लगभग 72,000 के आसपास इसी राइफल के लिए एक फॉलो ऑन ऑर्डर को प्लेस किया गया था। अभी पहले बैच में जो लगभग 72,400 राइफल खरीदे गए थे, उनकी डिलीवरी हमको पूरा कर दिया गया। इनिशियली इनको सिर्फ हमारे फ्रंटलाइन ट्रूप्स को देने का फैसला किया गया था और जो लोग काउंटर टेरर ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं उनको इस राइफल से इक्विप करने का फैसला किया गया था। लेकिन अभी इसे हर एक रेजिमेंट में शामिल करने का फैसला किया गया। हमारे पास अभी कुल मिलाकर 400 इन्फेंट्री बटालियन मौजूद है और इन सभी बटालियन में अभी 6716 असॉल्ट राइफल को शामिल करने का फैसला किया गया है। ये राइफल 7.62 × 51mm के राउंड को फायर करता है और ये AK-47 या AK-203 राइफल के मुकाबले ज्यादा खतरनाक राइफल है। अभी जब इनको सभी बटालियन में शामिल करने का फैसला किया जा चुका है, तो ये डाउट किया जा रहा है कि शायद अभी AK-203 राइफल की जो ऑर्डर किया गया था उसमें कुछ हद तक कटौती की जा सकती है, क्योंकि अभी बताया गया कि हर एक बटालियन में कम से कम 2 कंपनी के पास 6716 राइफल होने वाली है। एक एवरेज के तौर पर देखा जाए तो हर एक बटालियन में 4 कंपनी मौजूद रहती है, कुछ में 6 तक भी हो सकती है। और इसका जो मोस्ट कॉमन नाम होता है वो अल्फा, चार्ली, ब्रावो और डेल्टा कंपनी होती है। और ये स्ट्रक्चर लगभग सभी बटालियन में सेम होती है, लेकिन इसमें जो नाम होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी हर एक बटालियन में कम से कम 2 कंपनी को 6716 राइफल से इक्विप किया जाएगा। लेकिन अभी ये बात क्लियर नहीं हुआ है कि भारत की तरफ से अभी एडिशनल 6716 राइफल के लिए ऑर्डर प्लेस किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर सभी बटालियन में 2 कंपनियों को इस राइफल से इक्विप किया जाता है तो यकीनन हमें इन राइफल्स की और ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इसे स्पेशली इस राइफल की परफॉर्मेंस को देखने के बाद ऑर्डर किया जा रहा है और जो बटालियन एक्टिव रोल में डिप्लॉय किए जाएंगे उनको ये ज्यादा मात्रा में दिया जाएगा। अभी AK-203 की बात करें तो इसकी लगभग 6,50,000 यूनिट को भारत खरीदने वाला था। तो अभी भारत की तरफ से इसमें कुछ हद तक रिड्यूस करने का प्लान किया जाएगा फिर नहीं, ये आगे चल के पता लगने वाली है। और वैसे भी इनकी जो प्राइस है इसकी वजह से भारत और रशिया के बीच अभी भी नेगोशिएशन चल रहा है और रशिया अभी इसमें हर एक राइफल में 6,000 के आसपास की कमीशन रखना चाहती है और इसी बात को लेके अभी भी भारत और रशिया के बीच नेगोशिएशन चल रहा है। अगला अपडेट ब्रह्मोस NG मिसाइल को लेके। अभी एक टॉप डिफेंस साइट में एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत की तरफ से अभी ब्रह्मोस NG स्टैंडर्ड की एक नहीं बल्कि कई मिसाइल को बनाने का फैसला किया गया है। अब ये अपडेट थोड़ी कंफ्यूजिंग है और वो क्यों है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर ब्रह्मोस NG की बात करें तो ये ब्रह्मोस मिसाइल का एक लाइटर वेरिएंट है और इसको मीडियम वेट क्लास के एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। एरो इंडिया शो के दौरान ये भी बताया गया था कि ब्रह्मोस NG जो है वो 1.5 टन क्लास का एक मिसाइल होने वाला है और इसे 2024 से 2025 के बीच तैयार किया जाने वाला है। अब इसकी मार्केट की बात करें तो ये काफी लिमिटेड होने वाली है, जैसे कि एक एयर लॉन्च मिसाइल होने वाली है, तो इसको सिर्फ अभी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करने वाला है। बाकी नेवी और आर्मी की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल की रेगुलर वेरिएंट को इस्तेमाल करने वाले हैं। ये सेम ब्रह्मोस मिसाइल के इंजन को बेस करके डेवलप किया गया, लेकिन ये उसका लाइटर वेरिएंट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो लगभग मार्क 3 तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। अब ये बात आप सब जानते होंगे कि डीआरडीओ की तरफ से अभी रुद्रम 1 मिसाइल को डेवलप किया गया था। अब ये भी ब्रह्मोस की तरह एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, लेकिन ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस एक प्रॉपर एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल है। अब ये बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से भी रुद्रम 1 की सफलता के बाद
इसी सेगमेंट में और भी कई मिसाइल को डेवलप करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है, जिनका नाम रुद्रम 2, रुद्रम 2A और रुद्रम 3 रखा गया है। ये सभी मिसाइल भी 1.5 टन क्लास के मिसाइल होने वाले हैं और इनमें से रुद्रम 2 और रुद्रम 2A की टॉप स्पीड मार्क 2 तक होने वाली है, जबकि रुद्रम 3 की टॉप स्पीड लगभग मार्क 3 को पार करने वाली है और इसे अभी ब्रह्मोस NG क्लास की मिसाइल बताया जा रहा है। इसको आगे चल के हमारी Su-30MK या फिर किसी भी फ्रंटलाइन फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। पर यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि ब्रह्मोस एक एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं है, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी के मिसाइल कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए दोनों ही एयर टू सरफेस मिसाइल है, लेकिन दोनों की कैटेगरी थोड़ा सा अलग है। अब ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अभी रुद्रम मिसाइल की जो नए वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं बल्कि किसी रेगुलर क्रूज मिसाइल की तरह मिसाइल होने वाले और इनको अभी ब्रह्मोस मिसाइल की एक लो कॉस्ट अल्टरनेटिव के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि ब्रह्मोस रशिया और भारत के बीच एक जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो रुद्रम सीरीज की मिसाइल को अभी हमारी खुद की मिसाइल के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। लेकिन जो भी हो, आगे चल के जब तक इनके बारे में डिटेल रिपोर्ट सामने आएगी तब इसके बारे में डिटेल में पता लगने वाली है। अगला अपडेट वेपन एक्सपोर्ट्स को लेके है। तो सिप्री की तरफ से अभी दिए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में ग्लोबल मार्केट में जितने भी एमुनिशन या डिफेंस इक्विपमेंट को बिके गए हैं, उनमें से लगभग 33% के आसपास डिफेंस इक्विपमेंट को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बेचा गया है और यूएस की तरफ से इस दौरान लगभग 96 देश को डिफेंस सिस्टम को सप्लाई किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया गया था, उसमें से 50% सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्री को सप्लाई किया गया है। रशिया की बात करें तो रशिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो पिछले 5 सालों में लगभग 22% तक रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिर भी रशिया अभी ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट की मार्केट में सेकंड पोजीशन में मौजूद है। तीसरे नंबर पे फ्रांस, चौथे और पांचवें नंबर पे जर्मनी और चाइना मौजूद है। अब अगर डिफेंस इंपोर्ट की बात करें तो अभी पूरे दुनिया भर में जो डिफेंस इंपोर्ट हुआ है उसमें सऊदी अरब टॉप पे है और टोटल ग्लोबल डिफेंस इंपोर्ट का जो 11% है वो सऊदी अरब की तरफ से अकेले किया गया है। ये सारा का सारा डाटा 2016 से 2020 तक का है। इसके बाद अगर भारत की बात करें तो भारत का जो डिफेंस इंपोर्ट है वो काफी हद तक रिड्यूस हुआ है और इस पीरियड के दौरान भारत का जो डिफेंस इंपोर्ट है वो लगभग 33% तक रिड्यूस हुआ है। जबकि पिछले कुछ सालों में भारत ने कई नए डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदा है, लेकिन बदले में भारत अभी खुद की डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करना भी शुरू कर चुका है, जिस वजह से धीरे धीरे डिफेंस इंपोर्ट हमारा रिड्यूस होने लगा है। लेकिन एक चीज यहाँ पर रशिया को गौर करना चाहिए और वो ये है कि रशिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो काफी तेजी से नीचे गिर रहा है और धीरे धीरे चाइना ऊपर आ रहा है और यूनाइटेड स्टेट भी काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। अब डिफेंस एक्सपोर्ट रशिया के लिए काफी मायने रखता है, तो अगर वो अभी से अच्छे और बेहतर डिफेंस इक्विपमेंट बनाना शुरू नहीं करते हैं तो आगे चल के उनका हालत भी नोकिया जैसा होने वाला है। पर अगर भारत की बात करें या फिर भारत के नजरिए से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि हमारे डिफेंस इंपोर्ट तेजी से रिड्यूस होने लगा है। अगला अपडेट तेजस की इंजन को लेके। आप सब जानते हैं कि तेजस में इनिशियली कावेरी इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था और शुरुआत में कावेरी इंजन से लगभग 80 किलोन्यूटन के आसपास की या फिर 80 से 90 किलोन्यूटन के आसपास की थ्रस्ट की उम्मीद की गई थी, जो कि LCA तेजस के लिए काफी सफिशिएंट होने वाला था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, जिस वजह से HAL को मजबूरन एक फॉरेन इंजन को बेस करके तेजस को डेवलप करना पड़ा। अब यहाँ पर HAL के पास उस वक्त 2 इंजन ऑप्शन मौजूद थे जिनको तेजस में इस्तेमाल किया जा सकता था। पहला तो जनरल इलेक्ट्रिक की 404 इंजन था जिसको अभी तेजस में इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे यूरोजेट 200 इंजन का था जिसे यूरोफाइटर टाइफून में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर HAL का जनरल इलेक्ट्रिक की 404 इंजन के साथ जाने का एक मेजर कारण इस इंजन का परफॉर्मेंस था। इस इंजन को अभी कई ट्रेनर एयरक्राफ्ट से लेके F-18 सुपर हॉर्नेट के C और D वेरिएंट में भी इस्तेमाल किया जाता था और इस इंजन की स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी काफी बेहतरीन पाया गया था। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक दुनिया भर की किसी भी एरो इंजन के मुकाबले अमेरिकन इंजन का फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहता है और ये कुछ मेजर पॉइंट थे जिस वजह से उस दौरान HAL की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक की 404 इंजन को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन अगर यहाँ पर HAL की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक की 404 इंजन के बदले यूरोजेट 200 इंजन को सिलेक्ट किया गया होता तब भी हम इसमें फायदे में रहने वाले थे और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उस दौरान जनरल इलेक्ट्रिक की 404 इंजन के बदले पहले EJ-200 इंजन को सिलेक्ट करने का प्लान किया गया था और इसके भी कुछ मेजर कारण थे, जैसे कि EJ-200 इंजन अपने सीरीज के सभी इंजन के मुकाबले साइज में काफी छोटा होने के बाद भी इसका परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया था।
और ये इस सेगमेंट की सभी इंजन के मुकाबले सबसे ज़्यादा थ्रस्ट टू वेट रेशियो को प्रोवाइड करता था। अब जब इनको खरीदने का प्लान किया गया था तब भारत की तरफ से यूरोफाइटर टाइफून को भी खरीदने का सोच विचार किया जा रहा था। तो आगे चल के इस इंजन को भारत में बनाने का प्लान किया गया था, साथ ही यूरोफाइटर टाइफून को भी भारत में बनाने का प्लान किया जा रहा था, जिससे आगे चल के कुल मिलाकर हमें इंजन के साथ साथ फाइटर जेट दोनों ही सस्ते पड़ने वाले थे। लेकिन जैसे ही उस वक्त MMR से टेंडर में धीरे धीरे डिले होता रहा और धीरे धीरे भारत का भी डिफेंस प्रेफरेंस बदल गया था और इसी वजह से HAL की तरफ से EJ-200 इंजन को छोड़ के जनरल इलेक्ट्रिक की 404 इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। अगला अपडेट रफाल को लेके। आप सभी को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की पहली रफाल स्क्वाड्रन को अभी अंबाला एयरबेस में तैनात किया गया है और अभी तक रफाल की स्क्वाड्रन में लगभग 11 एयरक्राफ्ट शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले रफाल हमें फ्रांस की तरफ से जुलाई 2020 में डिलीवर किया गया था। हालांकि ऑफिशियली हमें पहले इनको डिलीवर कर दिया गया था, लेकिन 29 जुलाई को 5 रफाल को ऑफिशियली फ्रांस से भारत लाया गया था। इसके बाद 3 नवंबर को रफाल की सेकंड बैच को भी भारत लाया गया था और इसमें 3 रफाल जेट मौजूद थे और हाल ही में 27 जनवरी को भारत को 3 और रफाल जेट को डिलीवर किया गया था और कुल मिलाकर हमारे पास अभी अंबाला एयरबेस में 11 रफाल हो चुके हैं। अब ये बताया गया कि अभी जल्दी से आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर ही भारत को और रफाल डिलीवर किए जाएंगे और इस दौरान जो रफाल भारत को दिया जाएगा इनको हसीमारा एयरबेस में तैनात किया जाएगा, यानी कि पैरेलल वे में यहाँ पे दोनों ही रफाल स्क्वाड्रन को रेज किया जाएगा। हो सकता है इसी वजह से हाल ही में रफाल की एक ग्रुप कैप्टन रैंक के ऑफिसर को ईस्टर्न एयर कमांड में शिफ्ट किया गया है। अभी जिन रफाल जेट को भारत लाया जाएगा इनको शायद अंबाला एयरबेस के बदले हसीमारा एयरबेस में शिफ्ट किया जाएगा और इनको अप्रैल में भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। इस दौरान 8 रफाल भारत आने वाले और ये सभी नॉन स्टॉप फ्लाइट के दौरान भारत लाए जाएंगे। इनको 1 या 2 बार मिड एयर में रिफिल किया जाएगा और अभी इसमें UAE की तरफ से भारत की मदद करने की बात की गई है। UAE की तरफ से अभी रफाल्स को मिड एयर में रिफिल करने के लिए अपने A330 बेस टैंकर को डिप्लॉय करने की बात की गई है। पिछली बार इसमें फ्रांस की तरफ से अपने टैंकर को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के रफाल की जो स्पीड थी वो थोड़ा रिड्यूस करना पड़ा था, क्योंकि इनको बार बार फ्रेंच एयरफोर्स के टैंकर के साथ मैच करके चलना पड़ रहा था और ये टैंकर फ्रांस से भारत तक रफाल को एस्कॉर्ट कर रहे थे। जबकि इस बार UAE की तरफ से अपने टैंकर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि सीधे UAE के आसपास से इंडियन रफाल को मीट करने वाले हैं, जिससे इंडियन एयरफोर्स के रफाल अपने नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड में ही फ्रांस से UAE तक क्रूज कर सकते हैं और UAE के आसपास रिफिल करने के बाद ही वापस भारत तक फुल स्पीड में क्रूज कर सकते हैं। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी ऑफिशियल ट्विटर आईडी में Su-30 MK एयरक्राफ्ट के कुछ स्टनिंग विजुअल को ट्वीट किया गया था। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MK एयरक्राफ्ट UAE के एयरस्पेस में उड़ान भर रहे थे, जहां पर इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MK एयरक्राफ्ट के साथ साथ US और सऊदी अरब के F-15 को भी देखा गया था। अब सबको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपको बता दिया था कि UAE की तरफ से अब एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा था, जिसमें भारत, यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरब, बहरीन, फ्रांस और साउथ कोरिया पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग रखा गया था और इसे अभी 3 से 21 मार्च तक UAE की अल दफरा एयरवेज में कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से Su-30 MK फाइटर एयरक्राफ्ट, C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और IL-78 टैंकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एनुअल एक्सरसाइज है जिसमें मेनली एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है और इसमें भारत को यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस और सऊदी अरब की एयरफोर्स के साथ जॉइंट ऑपरेशन करने का मौका मिल रहा है और साथ ही इस दौरान सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया जा रहा है, मतलब डॉग फाइट एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया जा रहा है। आप में से किसी ने पूछा था कि क्या इस एक्सरसाइज के दौरान जो डॉग फाइट की रिजल्ट होती है उसको पब्लिक किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, तो ये बात अभी तक क्लियर नहीं हुआ और मेनली इनको ऑफिशियल लेवल में पब्लिक नहीं किया जाता है। पर अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली भारत से UAE जाने के लिए और UAE से भारत आने के लिए एक लॉन्ग टर्म फेरी मिशन को भी किया जा रहा है, जिसमें Su-30 MK एयरक्राफ्ट को मिड एयर में रिफिल करके एक ही फेरी फ्लाइट के दौरान भारत से UAE लिया जाएगा और UAE से भारत लाया जाएगा और इसे सीधे तौर पर हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को भी चेक किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।